हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप्स के नाम से एक सीरीज काफी टाइम से चला रहे हैं। आज हम इसका सेट 21 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक वीक हमारा बीच में मिस हो गया, तो मैंने दोनों वीक को कवर करके जितने इंपॉर्टेंट मैप्स करंट अफेयर्स के, स्टैटिक अफेयर्स के मुझे दिखे, मैंने सारे इंक्लूड किए। आपके एग्जाम्स में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन, अब तो इनका नंबर बढ़ता ही जा रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, तो शुरू करते हैं लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स सेट 21। चलते हैं हमारे फर्स्ट मैप पे। आई होप आपने जरूर सुना होगा अबाउट दी केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। उसी का ही मैप आप देख पा रहे हो। तो पहले तो आप देखो, ये ना बुंदेलखंड रीजन है जो एमपी और यूपी के बॉर्डर पे, और यहाँ काफी सूखा पड़ता है, इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर की काफी कमी है। तो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ना कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप देखो, ये रही बेतवा और ये रहा केन। इनको इस तरह से एक मैन मेड रिवर, जिसको कैनाल बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर से जोड़ दिया जाएगा। जो इंडिया में नई बात नहीं है, हम कैनाल्स पहले भी बनाते आ रहे हैं, पर ये स्ट्रक्चर अपने आप में 45,000 करोड़ से ज्यादा कॉस्ट करेगा, एक बहुत बड़े रीजन को हेल्प कर पाएगा। और ऐसे प्रोजेक्ट्स इंडिया में फ्यूचर में और अगर ज्यादा आएंगे तो हमें काफी तरह की प्रॉब्लम के सोल्यूशंस देने में फायदा हो पाएगा। अगर हम इंडिया को एक रिवर मैप के थ्रू देखें तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स दिखते हैं जो बनाए जा सकते हैं। धीरे धीरे अगर हम इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करें और आज से कुछ सालों बाद अगर बहुत सारे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होंगे तो उसके फायदे, हम फ्लड कंट्रोल कर पाएंगे, जो सूखा पड़ता है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। काफी तरह के हमारे को यहाँ पर पब्लिक को फायदे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आपको पता होगा, हमारा एक एग्रीमेंट था, एक अंडरस्टैंडिंग थी विद म्यांमार, जो की थी एफएमआर की। अगर इंडिया के सारे बॉर्डर्स आपको बताऊं तो इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर आता है विद बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, और सबसे छोटा बॉर्डर है विद अफगानिस्तान। म्यांमार बॉर्डर पे हमको देखने को मिलता था एक एफएमआर रिजीम, प्री मूवमेंट रिजीम, जिसके अंदर बॉर्डर के कुछ एरियाज तक 16 किलोमीटर्स का जो एरिया होता था, मतलब बहुत ही क्लोज वाला एरिया, वहां पर बॉर्डर मूवमेंट अलाउड थी, मतलब आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे। पर पिछले कुछ टाइम में जो हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स देखने को मिले, जो मणिपुर सिचुएशन खराब हुई, उसमें हमने देखा कि मणिपुर से भी, म्यांमार से भी काफी तरह की इंसर्जेंसी जरूर यहां पर की गई होगी। तो इसको देखते हुए फाइनली इंडिया म्यांमार के साथ अपना प्री मूवमेंट रिजीम जो है उसको खत्म करने जा रहा है, और पूरे बॉर्डर को, कुछ बॉर्डर पे आपको फेंसिंग देखने को मिलेगी, पर अब पूरे कंप्लीट बॉर्डर पे फेंसिंग की जाएगी। हमारा जो म्यांमार के साथ बॉर्डर है उस पे जो फोर्स डिप्लॉयड है उसका नाम है असम राइफल्स। और म्यांमार की कैपिटल होती है नीपिडवा। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। ठीक है, तो अगर इस पे आपको सवाल पूछना है तो म्यांमार के साथ कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती है, इस तरह से बिल्कुल मैप बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली यहां पर क्या हुआ कि 20 ईयर्स पूरे हुए आज से कुछ दिन पहले, जब 26 दिसंबर था, तो 20 साल पूरे हो गए इंडियन ओशन की अर्थक्वेक और सुनामी को। देखो, इस एपिसेंटर पे एक अर्थक्वेक जनरेट हुआ था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ थी उसकी अर्थक्वेक की, और इतने स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक ने क्या किया, पानी में वाइब्रेशंस को क्रिएट किया, जिसकी वजह से पूरे इंडियन ओशन रीजन में सुनामी देखने को मिलेगी थी। बहुत नुकसान हुआ था, डेथ टोल लाखों में चला गया था। तो 2004 की इंडियन ओशन सुनामी ने इस पूरे रीजन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया था। अंडमान, श्रीलंका, हमारी ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत डैमेज हुआ था बिकॉज ऑफ द सुनामी जो 26 दिसंबर 2004 में आई थी। असल में एक अर्थक्वेक था जो ऑफकोर्स जमीन के नीचे पानी में कहीं उसका फोकस बना होगा, पर जो उसका एपिसेंटर था वो यहां पर हमें इंडोनेशिया के पास देखने को मिला था। ठीक है, आगे चलते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, दोरण लाइन, जो पहले ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर था, तो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अनस्टेबल चल रहा है। ये सब कुछ शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जाके एयर बॉम्बिंग करी, चाइना को दिखाने के लिए कि हम तो स्टेप ले रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आपके चाइनीज लोग पाकिस्तान में सेफ रहें, जो सीपेक पे काम करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक ऑर्डर। जब ये बॉम्बिंग हुई अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान को चलाने वाला जो तालिबान है वो कह रहा है कि आपने तो भाई सिर्फ हाउस होल्ड्स को हिट किया, फीमेल्स और बच्चों को डैमेज किया। आप जो कह रहे हो कि आपके यहाँ पर टेररिस्ट आते हैं,
अफगानिस्तान से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, वो तो आपने हिट नहीं किए, तो अब हम भी बदला लेंगे। तो फिर वहां से तालिबान ने अटैक शुरू किया और ये अभी भी चल रहा है। तो ऐसा कुछ दिखता है दुरंत लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उसके बाद नीचे ही जो पाकिस्तान का बॉर्डर ये लगता है विद ईरान। यहां कहीं हमको देखने को मिलता है गवादर पोर्ट, थोड़ा सा आगे हमको देखने को मिलता है चाबहार पोर्ट। गवादर पोर्ट चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, चाबहार पोर्ट जो ईरान में वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस डैम के बारे में बहुत डिस्कशन हो रही है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी पे, जब तक वो इंडिया एंटर नहीं होती। मैं आपको मैप पे दिखाता हूं। और चाइना कह रहा है कि भाई इससे इंडिया को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है, बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। ये डैम अभी का जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। अभी वाला भी चाइना में है, उसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम, जो यांगतेज नदी पे, ये उससे भी बड़ा होगा ब्रह्मपुत्रा नदी पे। मैं आपको मैप दिखाता हूँ। तो ये है सैंगपो, जो कि इंडिया में आके इसको ब्रह्मपुत्रा का नाम मिलता है। और यहां कहीं इस रीजन में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट करना चाहेगा, जिसकी वजह से इतना पानी इकट्ठा होगा, रेजर्वायर बनेगा कि अगर एक साथ वो पानी छोड़ दिया जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। क्या अगर चाइना इस पूरी नदी का पानी रोक दे तो उससे नॉर्थ ईस्ट में पानी की बहुत कमी हो जाएगी, सूखा। देखो ऐसा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में जो बारिश पड़ती है ना नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में, उससे भी बहुत ज्यादा पानी कलेक्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही सूख जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर नहीं होने वाला। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा मैप है। गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं कैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। आई होप आपको पता होगा, जैसे ही जनवरी का मंथ आता है तो दिल्ली में एक बहुत बड़े इवेंट की तैयारी शुरू हो जाती है, रिपब्लिक डे परेड की। राजपथ पे इस परेड को किया जाता है। अब राजपथ का नाम कर्तव्य मार्ग हो चुका। परेड शुरू होती है राष्ट्रपति भवन के सामने, जो विजय चौक है। राष्ट्रपति भवन आपको देखने को मिलता है रायसेना हिल पे, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, विजय चौक, वहां से परेड शुरू होती है। यहाँ पर कहीं लगती है डाइस, सलामी डाइस, खत्म होती है आके इंडिया गेट पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर बहुत तरह के ऑफिस बिल्डिंग्स बन रही है। यहाँ से थोड़ा राइट में जाओगे तो न्यू पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते। जैसा हमको पता है कि जो बाइडेन की टर्म ऑलमोस्ट अपने लास्ट फेज में, और ट्रंप रेडी हो रहे हैं यूएसए का प्रेसिडेंट बनने के लिए। जो बाइडेन क्वाड कंट्रीज को इतना ज्यादा सपोर्टिंग रोल में कभी भी नहीं रहे, पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा पुश करते हैं क्वाड को। पिछली बार जब उनकी टर्म आई थी तब भी ऐसा हुआ था। क्वाड मतलब जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और इनकी कोशिश होती है कि जो पूरा रीजन है जिसको हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का रीजन, इस इंडो पैसिफिक को स्टेबल रखा जा सके। चाइना इसको एनक्रोच ना करने लग जाए, चाइना इसको अपनी पूरी वॉरशिप से ना भर दे, इसको रोकने के लिए क्वाड बनाया गया था। वैसे तो बहुत पुराना कंसेप्ट है, 2007 का। जापानीज प्राइम मिनिस्टर होते थे शिंजो आबे, उनका कंसेप्ट था। बहुत सालों तक ये डेड रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने आके इसको रिवाइव किया, जो बाइडेन ने ज्यादा इसको पुश नहीं किया। अब ट्रंप फिर से आ रहे हैं तो सबकी एक्सपेक्टेशन है कि क्वाड फिर से काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट, ट्रंप के आने से एक और बहुत बड़ा चेंज ये हो सकता है कि ट्रंप यूक्रेन को हर तरह की जो सप्लाई है वो रोककर इस वॉर को एंड करवाएं। तो अगर वॉर अपने बिल्कुल फाइनल फेज में है तो दोनों कोशिश करेंगे, यूक्रेन भी रशिया भी। रशिया कोशिश करेगा जितना और एरिया हम कैप्चर कर सकते करें, यूक्रेन कोशिश करेगा जितना एरिया वो वापस से अपना ले सकते वो करे। आपको मैं बताता हूँ, रशिया यूक्रेन पे पहली बार वॉर नहीं कर रहा। 2014 में रशिया ने यूक्रेन का ये वाला एरिया जिसका नाम है क्राइमिया, इसको कैप्चर कर लिया था। और इस एरिया में डोनेस्क में अपने लोग छोड़ के चला गया था, जो तब से रशिया को ही सपोर्ट करते हैं। इस वॉर में अगर रशिया ने कुछ एक्स्ट्रा कैप्चर किया तो वो ये एरिया है और थोड़ा बहुत ये एरिया, बस। रशिया कोशिश करेगा और जितना अंदर पुश किया जा सके करें। लास्ट फेज चल रहा है वॉर का। यूक्रेन कोशिश करेगा कि हम जितना वापस रिकवर कर सकते हैं उसको रिकवर करें। ठीक है, आगे चलते। 2 एयर क्रैशेस पिछले वीक्स में हुए, दोनों के दोनों बहुत डेंजरस, बहुत खराब, डेथ टोल बहुत ज्यादा है। पहला एयर क्रैश होता है साउथ कोरिया में। एक फ्लाइट होती है जेजू एयर 7C2216, ये थाईलैंड से टेक ऑफ करती है, इसने साउथ कोरिया में लैंड करना होता है। लैंडिंग के टाइम पे लैंडिंग गियर में वो जो टायर्स रिलीज होते हैं प्लेन के, वो ठीक से डिप्लॉय नहीं हो पाते और प्लेन स्किड करता है। इसके लिए एयरपोर्ट्स रेडी होते हैं। अगर प्लेन स्किड भी कर जाए तो रनवे बहुत बड़ा होता है, आगे काफी ज्यादा मड एरिया होता है, पर कहीं से एक दीवार जो कंस्ट्रक्टेड थी वो बीच में आ जाती है, सारा प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैक्सिमम लोग इस क्रैश में नहीं बचाए जा सकते, सिर्फ 2 लोगों को बचाया गया था।
बाद में अब अथॉरिटीज देख रही हैं कि वो वॉल कब कंस्ट्रक्ट हुई, क्यों कंस्ट्रक्ट हुई, उसको नहीं होना चाहिए था, पर अब कुछ नहीं हो सकता, पूरा जो डैमेज है वो यहाँ पर हो चुका है। एक और प्लेन क्रैश हुआ था अजरबैजान वाला, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको भी समझाया कि यहां कहीं चाइना एक बहुत बड़ा सुपर डैम कंस्ट्रक्ट करेगा, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, बहुत उसकी कैपेसिटी होगी, क्योंकि डैम के पीछे एक रेजर्वॉयर बन जाता है। इंडिया उस डैम या उस डैम की वाटर डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए यहां पर कहीं अपनी जो सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको एक्टिव करेगा। हमें भी एक बहुत बड़ा डैम बनाना पड़ेगा, उतना बड़ा तो नहीं जितना बड़ा चाइना बना रहा है, पर अगर चाइना एकदम से बहुत ज्यादा पानी रिलीज करे तो उस पानी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, एक सियांग डैम बहुत बड़ा बनाया जाएगा। इस डैम का एक ही पर्पस होगा कि अगर एक्स्ट्रा पानी चाइना के द्वारा रिलीज किया गया, क्योंकि वो कह सकते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा थी, पानी बहुत ज्यादा था, डैम स्ट्रक्चर टूट सकता, तो हमको रिलीज करना पड़ा, तो अरुणाचल वगैरह को अगर हम एक फ्लड से बचाना चाहते हैं, यही हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा। इस एयर क्रैश के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक फ्लाइट होती है जो कि टेक ऑफ करती है फ्रॉम अजरबैजान और उसको जाना था रशिया। यहां पर कहीं क्या होता है, फ्लाइट पाथ चेंज होता है और वो कैस्पियन सी को पार करके कजाकिस्तान में क्रैश लैंड करती है। अब हुआ यहां पर क्या है, ये जो फ्लाइट थी ना, असल में इसको एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने हिट कर दिया था, जिसकी वजह से सारी तो नहीं पर कुछ फ्लाइट का पार्ट डैमेज हो गया था, जिसके बाद वो स्टेबली फ्लाई कर नहीं पा रही थी और वो क्रैश कर गई। और बाद में क्या चीज समझ में लगी, असल में बाद में ये चीज समझ में लगी कि जो फ्लाइट थी इस पे जो एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने आके हिट किया, यहां कहीं वो एक रशियन एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम था। और पुतिन ने बाद में इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ शायद ऐसा, पुतिन ने बोला कि शायद ऐसा हुआ हो सकता है। और पुतिन ने बोला कि जिस टाइम पे फ्लाइट असल में आ रही थी फ्रॉम अजरबैजान, अजरबैजान जिसकी कैपिटल होती है बाकू, सीओपी हुई थी वहां पर, सीओपी 29, तो उन्होंने बोला जिस टाइम पे फ्लाइट रशियन एयर स्पेस में एंटर करी थी उसी टाइम पे यूक्रेन की तरफ से एक बहुत बड़ा अटैक रशिया के पे लॉन्च किया गया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम बहुत एक्टिव थे और गलती से एक मिसाइल हो सकता है इस प्लेन को हिट कर गई हो और प्लेन यहां कहीं कजाकिस्तान में क्रैश लैंड कर गया। तो दो फ्लाइट्स और दोनों में डेथ टोल बहुत ज्यादा, और दोनों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ह्यूमन एरर की वजह से ही प्रॉब्लम हुई है। नहीं तो साउथ कोरिया में अगर वो वॉल ना होती शायद मैक्सिमम पैसेंजर्स वहां बचाए जा सकते थे, और यहां पर एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम एक्टिव हो गया जिसकी वजह से फ्लाइट डैमेज हो गया और वो प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाई। एक आईईडी ब्लास्ट में काफी सोल्जर्स इंजर हुए, कुछ सोल्जर्स ने यहां पर अल्टीमेट सैक्रिफाइस भी दिया। असल में ये मैप हमें दिखाता है वो एरियाज जहां आज भी नक्सल मूवमेंट, माइस्ट मूवमेंट, इंटरनल टेररिज्म ऑफ इंडिया मूवमेंट चलती है। ये जो नक्सल मूवमेंट है, जो लोग हैं असल में जो माओ ने चाइना में किया था उसी को रिपीट करना चाहते हैं कि वेपन लो, जो पावर में उसको पावर से हटाओ, खुद पावर में आ जाओ और कंट्री को सही से चलाओ। माओ ने 1949 में आपको पता होगा कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था चाइना में, वहां ये किया था, इसलिए माओ से इंस्पायर्ड है तो माओइस्ट भी बुलाया जाता है। नक्सल मूवमेंट इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि मूवमेंट वेस्ट बंगाल के नक्सल बाड़ी से शुरू। तो बीजापुर उड़ीसा में ये जो अटैक है, आईडी ब्लास्ट, आईडी होता है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस ब्लास्ट, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट इसको प्लांट किया गया था। होम मिनिस्टर और बाकी सब लोगों ने इस चीज को कंफर्म किया कि हम इस मूवमेंट को पूरी तरह से खत्म करेंगे, पर आज भी इस तरह के अटैक्स पूरी कंट्री को हिला देते हैं। इस मूवमेंट को, नक्सल मूवमेंट को, एक इंटरनल टेररिज्म मूवमेंट भी बोला जाता है। कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इससे लड़ने के लिए? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मेजरली सीआरपीएफ, बाकी फिर स्टेट पुलिस भी वहां पर डिप्लॉयड। एक इंडियन, इनका नाम है निमिषा प्रिया, बहुत न्यूज में। असल में ये यमन में, अगर आप देखो आपको बिल्कुल सऊदी के नीचे देखने को मिलेगा यमन। ये वो कंट्री जहां हुती रेबल्स ऑलमोस्ट आधी कंट्री को कंट्रोल करते हैं। अब इन पे इल्जाम ये है कि मैं आपको समझाता हूँ कि वहां बिजनेस करना चाहते थे एक लोकल के साथ जिसने इनको काफी हरास किया, तंग किया, अब्यूज किया। ये उस बिजनेस को कैंसिल करके इंडिया वापस आना चाहते थे, पर वो पासपोर्ट जो थे वो उस लोकल के पास थे। इन्होंने सोचे, बाय प्रोफेशन एक नर्स थे, कि मैं एक सेडेटिव उस लोकल को देकर यहाँ से बच सकते हैं। वो सेडेटिव की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा थी, उस लोकल की डेथ हो जाती है। उसके बाद इनको कैपिटल पनिशमेंट मतलब सजाए मौत दी जाती है। अब वैसे तो गल्फ कंट्रीज में अगर सजाए मौत मिले तो एक पार्डन मनी आप देकर फैमिली को
पूछ सकते हो कि अगर आप चाहो तो हम ये मनी एक्सेप्ट करके इस सजा को कैंसिल करें। पर बहुत इंटरेस्टिंगली जो इंडिया में यमन की एम्बेसी है वो बोलती है कि इनके केस में यमन सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कंट्री में बहुत बड़े एरिया में हुती रेबल्स कंट्रोल करते हैं और उनके द्वारा इनके केस को चलाया जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग एंगल है। सारी कंट्री और इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि निमिषा प्रिया अपनी कंट्री वापस आ जाए। इसके साथ लास्ट 2 वीक में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने इंपॉर्टेंट मैप्स, करंट स्टैटिक जितने मैंने आपके साथ कवर किए, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट 22 में। तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।